हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये जो है टॉपिक क्लास 12th का आपका जो एटम एंड न्यूक्लियर वाला चैप्टर है उसका टॉपिक है ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन का नाम सुनते आपके माइंड में एक जो है तुरंत ये आइडिया आ गया होगा कि न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, ये आप सबको पता है। ठीक है, जेम्स चैडविक ने। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात है कि हम एटम का स्ट्रक्चर जानते हैं, है ना। हम एटम का स्ट्रक्चर जानते हैं कि एटम में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में जो होते हैं प्रोटॉन्स भी होते हैं, साथ में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके साइड में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब भी हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं, किसी एटम की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले ये बोल देते हैं कि एटम का जो मास है ना, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन देयर मास ऑफ न्यूक्लियस एंड व्हाट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। तो उस एटम का जो मास होता है ना, जो कॉन्सेंट्रेटेड मास होता है, वो बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट विल बी नेग्लिजिबल, वो बहुत नेग्लिजिबल मास होता है उसका, तो इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। हमारा मास जो मेनली किसी भी एलिमेंट एटम का होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की वजह से होता है। तो ये स्ट्रक्चर तो हम आज जानते हैं, बट पहले क्या था कि हमें नहीं पता था ऐसा स्ट्रक्चर। हमें तुरंत प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं मिल गए थे, एक साथ डिस्कवर नहीं हो गए थे, है ना। धीरे धीरे जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, एंड आफ्टर दैट एट लास्ट न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, है ना। प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में हम जानते हैं, हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है रदरफोर्ड का। ठीक है, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट का जो था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, वो रदरफोर्ड का था, जहां से हमें प्रोटॉन की डिस्कवरी मिली थी। खैर, यहाँ पे हमें बात करनी है न्यूट्रॉन की। ठीक है, तो जो है जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की जो है डिस्कवरी की थी। अच्छा देखिए, जेम्स चैडविक ही वो फर्स्ट साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इसके पहले भी साइंटिस्ट के बाकी जो साइंटिस्ट थे उनके माइंड में ये क्वेश्चंस आते थे कि न्यूट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करता है, बट ये जो है डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं अपने पीरियोडिक टेबल का, वेरी फेमस हीलियम। ओके, हीलियम का एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, हीलियम और हाइड्रोजन में अक्सर साइंटिस्ट को ये प्रॉब्लम और ये कंफ्यूजन होती थी। क्या होती थी, देखिए हीलियम के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? हीलियम के पास होते हैं 2 प्रोटॉन। ठीक है, ये हम जानते हैं। हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? हाइड्रोजन के पास होता है 1 प्रोटॉन। ठीक है, तो ऑब्वियसली हीलियम का मास हाइड्रोजन के मास से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला कि किसी भी एलिमेंट का मास उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे डिपेंड करेगा। तो अभी तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई, सिर्फ प्रोटॉन था। ठीक है, उस टाइम पे ये था कि न्यूक्लियस के पास सिर्फ प्रोटॉन है, एंड सिर्फ प्रोटॉन के मास से ही उस पूरे एलिमेंट का मास जो है वो कंसिडर होता है। तो यानी कि हीलियम का मास यहाँ पे ज्यादा होने वाला है हाइड्रोजन से। ठीक, तो अब एक काम हम ये कर सकते हैं, इसमें 2 प्रोटॉन है, इसमें 1 है ना, जस्ट इसका डबल है। तो अगर हम जो वेट करना चाहें, तो अगर हम एक तरफ हीलियम का 1 एटम रखते हैं, है ना, हीलियम का 1 एटम रखते हैं, और इधर जो है हाइड्रोजन का 2 एटम रख देते हैं। तो देखिए, इसका जो मास, इसके पास जो प्रोटॉन है वो 2 है ना, और इसके पास 1 है, तो ये 1 और 1 मिलके 2 हो जाना चाहिए। तो ये जो वेट है ये इक्वल आना चाहिए, राइट? करेक्ट है ना। इधर हीलियम है, इधर हाइड्रोजन है, तो दोनों का मास जो है अब तो सेम आना चाहिए, क्योंकि मैंने 2 हाइड्रोजन के एटम ले लिए हैं ना, 2 प्रोटॉन इधर भी हो गए, 2 प्रोटॉन इधर भी हो गए, तो इट मस्ट बी इक्वल। बट ये इक्वल नहीं हुआ। क्या देखा गया कि हाइड्रोजन का जो मास था वो ज्यादा था, जो वेटेज है वो ऐसे टिल्ट हो गया, हाइड्रोजन का वेटेज जो है वो ज्यादा निकल गया हाइड्रोजन के। तो ये थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग टॉपिक रहा, कंफ्यूजिंग टर्म रहा कि ऐसा क्यों हुआ, जब मास प्रोटॉन की वजह से ही होते हैं। 2 यूनिट का मास इसके पास भी है, 2 यूनिट का मास मैंने इधर भी रख दिया, तो अब तो इक्वल आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उसमें क्या किया गया, फिर से वेट किया गया। इधर अभी हीलियम के 1 एटम रखा गया, यानी है ना, हीलियम का 1 एटम इधर रखा गया। अब इधर हाइड्रोजन के ना 4 एटम रख दिए गए। अब इधर प्रोटॉन बताओ कितने हो गए? इधर प्रोटॉन हो गए 4, यानी मास कितना हो गया, 4 यूनिट का। इधर मास कितना है? इधर तो 2 ही है ना, क्योंकि हीलियम तो 1 है। और अब देखा गया तो ये दोनों इक्वल आ रहे थे,
ये कैसे हो गया भाई? एक तरफ 2 यूनिट का मास रखा है, एक तरफ 4 यूनिट का मास रखा है, 4 यूनिट का मास रखा है, तो ऑब्वियसली वेटेज जो है इधर होना चाहिए, टिल्ट हो जाना चाहिए इस साइड, है ना? लेकिन नहीं, ये तो बिल्कुल इक्विवेलेंट दिखा रहा था। तो यानी यही से एक सडन जो है फ्लैश हुआ ये चीज कि इसका मतलब कि इसके पास अभी 2 यूनिट का मास और है, राइट? इसके पास 2 यूनिट का मास और है, तभी तो 4, देखो ये तो फैक्ट है ना कि दोनों तरफ 4 रहेगा तभी वो इक्वल होगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। यानी 2 यूनिट, अब ये 2 यूनिट क्या था? तो यहाँ से पता चला कि ये न्यूट्रॉन था यहाँ पे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ प्रोटॉन था, यानी कि यहाँ से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो ऐसे ही नहीं कि बस देख के यहाँ पे 2 यूनिट है तो उसको न्यूट्रॉन ही होगा, ऐसा नहीं हुआ। इसको प्रॉपर क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट किया गया इसका, ठीक है? हुआ क्या? एक्सपेरिमेंट ये किया गया, ठीक है? एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि लिया गया बोरॉन, क्या लिया गया? बोरॉन लिया गया, ठीक है? बोरॉन की एक रॉड ली गई, ये है बोरॉन। अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की क्या हुई? बम्बार्डिंग हुई। ये है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स की यहाँ पे क्या हुई? बम्बार्डिंग हुई। जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग हुई तो ये बोरॉन से जो है कुछ रेज निकली, है ना? यहाँ से कुछ रेज निकली। अब जब ये रेज निकली तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा कि ये चेक किया गया कि क्या इस रे के पास कोई चार्ज है, तो पता चला कि ये जो रेज है ना, ये न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। ये रेज क्या है? न्यूट्रल है। तो अब क्या किया गया? ये तो न्यूट्रल रेज निकल गए, तो इसके बाद क्या लिया गया? वैक्स लिया गया। क्या लिया गया? वैक्स लिया गया यहाँ पे, ठीक है? और ये जो अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करके यहाँ से निकले हैं ना, इसका मतलब ये अपने साथ कुछ तो लेके निकला होगा, क्या लेके निकला है अभी तक क्लियर नहीं है। तो ये जो रेज आई है ना, इसको वापस से जो है बम्बार्ड करा दिया गया इस वैक्स के ऊपर। तो जैसे ही इस वैक्स के ऊपर बम्बार्ड कराया गया तो देखा गया कि यहाँ से कुछ पार्टिकल शूट आउट हुए हैं, और वो पार्टिकल्स थे क्या? वो पार्टिकल्स थे प्रोटॉन। क्या थे? प्रोटॉन। इसका मतलब यहाँ पे ये रे, कुछ तो ये रे ऐसा है कि वो एक मेटल पे, एक एलिमेंट पे इंसिडेंट होकर उसके प्रोटॉन को निकाल दे रहा है बाहर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं हो सकता, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे अगर ये होता तो इसके पास इतना एनफ मोमेंटम नहीं होता कि ये प्रोटॉन को निकाल पाए, इतनी एनर्जी इसके पास नहीं होती। लेकिन यहाँ पे एनर्जी तो है, कुछ तो ये यहाँ से लेकर ऐसा निकल रहा है, कोई तो पार्टिकल यहाँ पे है कि उस पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी है कि वो यहाँ से प्रोटॉन को शूट आउट कर दे रहा है ना? तो फिर जब इस पार्टिकल के बारे में जाना गया तो पता चला ये जो पार्टिकल था, यही पार्टिकल आपका क्या था? न्यूट्रॉन्स। और क्योंकि ये पहले ही पता लग गया था कि ये न्यूट्रल रेज है, इसके मतलब इस पे कोई भी तरीके की चार्ज नहीं है, तो यहाँ से आपकी डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें एक चीज जान लेनी है कि एक प्रोटॉन का यानी प्रोटॉन का जो मास है वो होता है 1.00727 एटॉमिक यूनिट, और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.00866 U। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हीलियम की बात की जाए तो अब ये क्लियर हो गया कि हीलियम के पास वो 4 यूनिट कहाँ से आ रहे थे? 2 प्रोटॉन थे और दो प्रोटॉन थे और 2 क्या थे? न्यूट्रॉन थे। तो यानी इसका एटॉमिक मास हो गया 4। कितना हो गया? 4 यूनिट। इसका एटॉमिक मास हो गया जो 4 यूनिट। ये तो ठीक है। तो अब हीलियम का कुछ ऐसा है, हीलियम का न्यूक्लियस 2 प्रोटॉन होते हैं इसके पास और 2 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। यही होता है हमारा हीलियम, है ना? किससे कंबाइन मिल करके बना है? 2 प्रोटॉन है और 2 हमारे क्या है? न्यूट्रॉन है। यही है आपका, है कि नहीं? तो अगर हम 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को कंबाइन करें तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? यानी कि देखिए, एक प्रोटॉन का मास है, ये एक न्यूट्रॉन का मास है, 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को अगर ऐड कर दें तो कितना आ रहा है? 4.03186, है ना?
एटॉमिक यूनिट मास U। यानी ये इसको अलग अलग मैंने 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को जस्ट सम किया तो ये आ रहा है, तो ये इन्हीं दोनों का सम है ये न्यूक्लियस, ये टोटल न्यूक्लियस। तो इसका भी कंबाइंड जो मास होना चाहिए वो भी इतना ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हीलियम का जो मेन न्यूक्लियस है उसका जो मास होता है वो होता है 4.00153 U, यानी अप्रोक्सीमेटली 4। तो देखा जा रहा है कि जो इंडिविजुअल मासेस हैं ये इंडिविजुअल मासेस जो हैं वो कंबाइंड वाले न्यूक्लियस के मास से ज्यादा हैं। यानी ये जो कंबाइंड वाला न्यूक्लियस है ना इसका मास कम है। देखो 4.00153, इसका 4.03186 है, कम है। यानी कि कुछ तो यहाँ पे डिफेक्ट हो रहा है, मास डिफेक्ट यहाँ पे हो रहा है कि नहीं? क्यों होता क्या है, होता ये है कि जब मान लीजिए आपकी जो इंडिविजुअल, मान लीजिए 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन, ये इंडिविजुअल मासेस जब कंबाइन होते हैं ना, जब कंबाइन होके ये एक साथ न्यूक्लियस में 4 आते हैं तो यहाँ से ना कुछ एनर्जी निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है? कुछ एनर्जी निकल जाती है। और आपको ये पता है कि एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास, E इज इक्वल टू mc² वाले फॉर्मूले से, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाले फॉर्मूले से आप जानते हैं कि जो मास है ना ये मास ही एनर्जी के तौर पे रिलीज हो रहा है, यानी इसका मास ही निकल रहा है, इसीलिए मास कम हो गया। ये जब कंबाइन हो रहा था तो इसकी एनर्जी निकली यानी मास निकला, है ना? E इज इक्वल टू mc², इस वाले फॉर्मूले से एनर्जी मास को रिलेट करते हैं, तो मास निकल रहा है एनर्जी के तौर पे। इसीलिए जो कंबाइंड वाला न्यूक्लियस होता है ना इसकी एनर्जी आपकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना? तो इस जो मास डिफेक्ट आ रहा है इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एम का मास डिफेक्ट आ रहा है, क्योंकि देखो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपका जो डिफरेंस आएगा आप देखोगे 0.03033 U, इतने अमाउंट का एनर्जी निकल जा रहा है, यानी ये मास डिफेक्ट है, डेल एम की वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए, अब हम अगर इसको, ये जो कंबाइन है, अगर इसको स्प्लिट करना हो, अगर इसको अलग अलग स्प्लिट करना हो, अलग अलग मास में अलग अलग इंडिविजुअल 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को अलग अलग स्प्लिट करना हो, तो ये जितनी एनर्जी आपकी यहाँ निकल रही है ना वही एनर्जी आपको इसको क्या करनी होगी? वापस से देनी होगी कंबाइन करने के लिए। अलग अलग इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स को देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके ना न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं, है ना? तो अलग अलग ये 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, इन चारों न्यूक्लियॉन्स को यू हैव टू कंबाइन इट, तो यू हैव टू प्रोवाइड सेम एनर्जी, आपको वही सेम एनर्जी इसको देनी होगी, और इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंड करने के लिए जो एनर्जी दे रहे हो आप वो ही होती है हमारी बाइंडिंग एनर्जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि बाइंडिंग एनर्जी ना पर न्यूक्लियॉन बताओ, एक एक न्यूक्लियॉन के लिए बताओ बाइंडिंग एनर्जी, तो आप जो पर न्यूक्लियॉन के लिए EBN बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे, वो पर न्यूक्लियॉन यानी कि जो मेन आपकी एनर्जी होगी EB, ये जो एनर्जी आप बाइंडिंग एनर्जी दे रहे हो EB, उस पर न्यूक्लियॉन टोटल कितने न्यूक्लियॉन है? 4 न्यूक्लियॉन है ना, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो EB अपॉन में A, यानी जो भी उसका मास होगा, ये 4 क्या है? 4 इसका मास ही तो है, तो कैपिटल A से हम एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं ना, तो जनरल फॉर्मूला आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का हो जाएगा EB अपॉन में A। इतनी बात क्लियर है? तो अब हम एक एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला जब हमें समझ में आ गया तो हम हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं। फॉर हीलियम के लिए चलो हम बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें मास डिफेक्ट पता होना चाहिए, कितना है? देखो माइनस करके मास डिफेक्ट कितना आया था? 0.03033 U मास डिफेक्ट आपका आ गया, है ना? अब देखो ये जो यूनिट है ना, एटॉमिक यूनिट, ये U में है, हमें एनर्जी निकालनी है। हीलियम के लिए हम एनर्जी निकाल रहे ना, बाइंडिंग एनर्जी, और वो हमारा mc² में है ना, तो हमें इसको kg में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो 1 यूनिट बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये आपका 1 यूनिट बराबर होता है ना? तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, तो डेल एम जो हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.03033 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27। आप यहाँ से डेल एम निकालेंगे, ये सॉल्व करके आ जाएगा 5.04 इंटू 10⁻⁻29। अब ये जो आएगा वो आएगा kg में, है ना? क्या निकालना है हमको? बाइंडिंग एनर्जी निकालिए ना। EB क्या होगा? EB देखो mc² है ना, तो मास डिफेक्ट यहाँ डेल एम हो जाएगा, क्योंकि डेल एम वाली मास डिफेक्ट आपको देनी है, तो डेल एम
c², यही हो जाएगा। तो डेल एम की वैल्यू तो 5.04 इंटू 10⁻⁻29 आ गई है। और c स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे पूरा तो ये आपका आ जाएगा 4.536 इंटू 10⁻⁻12। अब जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी, क्योंकि देखो इसकी जगह आप केजी रखोगे और ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। तो कन्वर्ट करोगे तो जूल में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम चाहे निकालना, क्योंकि हम बाइंडिंग एनर्जी निकालने पर न्यूक्लियन ना, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट में निकालेंगे। तो सबसे पहले 1 जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लेंगे। तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होता है। 1 जूल की वैल्यू जो होती है वो इतनी होती है, ठीक है। तो अब जो आपकी ये के जूल वाली वैल्यू आई है, इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर करना चाहते हैं तो आप क्या कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.835 इंटू 10⁻7। अब जो वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, है ना। आ गई आपकी ये क्या बाइंडिंग एनर्जी। अब अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्वेश्चन में बोले निकालने के लिए तो क्या करेंगे, सॉरी अपॉन एन नहीं EBN लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इसी जो वैल्यू आपकी आई है इसको हम हीलियम के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, या फिर जो भी एलिमेंट आपको उस वक्त दिया होगा, हाइड्रोजन, बेरिलियम, जो भी एलिमेंट दिया होगा उसका जो भी एटॉमिक मास होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो हीलियम का तो एटॉमिक मास 4 है, 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.09। अब कन्वर्ट कर देंगे पावर में तो ये आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला था, और एक हीलियम का एग्जांपल मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।